आज हम लोग सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया था, कैसे किया था, इसके बारे में जानेंगे और उसका प्रभाव क्या क्या हुआ, उन प्रभावों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रभाव क्या क्या थे, चलिए देखते हैं कि करके। और सिकंदर आया कहाँ से था? बहुत कोई इसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, या सिकंदर का दूसरा नाम अगर हम बोलें तो आपका अलेक्जेंडर भी है। तो पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं ईरान और मकदूनिया आक्रमण। हालांकि ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है, आप लोग का सिलेबस में यहाँ से स्टार्ट है कि सिकंदर का आक्रमण क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले भी हम लोग जान जाएंगे। तो थोड़ा सा शुरू देख लेते हैं। देखो, मेनली क्या था, पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे रजवाड़े और गणराज्यों का विलय हो रहा था। उसी कारण कई सारी शक्ति आपस में लड़ रहे थे। और उस समय हमारा भारत में अगर हम बात करें, भारत में मगध के राजा अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और ईरान के हकमनी शासक भी अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इसी में आगे चल करके कौन आ जाता है, तो अलेक्जेंडर आते हैं, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर आते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। शुरू में अगर हम बोले तो भारत और ईरान के बीच संपर्क भी काफ़ी 2 सालों तक बना रहा और भारत और ईरान के बीच व्यापार को बढ़ावा भी मिला था। तो ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, पढ़ लीजिएगा। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। सिकंदर का आक्रमण ईसा पूर्व 4वीं सदी में। का प्रश्न होगा आपका, सिकंदर का आक्रमण से आप क्या समझते हैं, या सिकंदर के आक्रमण के कारणों और परिणामों का वर्णन करें। तो ईसा पूर्व 4वीं सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष होना प्रारंभ हुआ था। मकदूनियावासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिरकार ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न सिर्फ एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक को, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। स्पष्टता क्या कारण क्या था, वह भारत की अपार संपत्ति को देकर लालायित था कि भैया भारत में इतना पैसा है, हम लूट लेते तो बड़ा बढ़िया रहता। इसी कारण से वो क्या किया था, भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था। अब भारत के बारे में वो सुना किससे था, तो इतिहास के पिता कहा जाने वाले हेरोडोटस से इस बारे में उन्होंने सुना था। हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया, और इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हो गया। उसने सोचा कि भारत के पास बहुत पैसा है, तो चलो हम भी हमला करते हैं, खूब पैसा लेंगे। सिकंदर में भौगोलिक अन्वेषण और प्रकृति विज्ञान के प्रति काफ़ी ललक भी थी, और उसने सुन रखा था कि भारत की पूर्वी सीमा पर कैस्पियन सागर ही फैला है। वह विगत विजेताओं की शानदार उपलब्धि से भी प्रभावित था। वह उनका अनुकरण करके उससे भी आगे निकल जाना चाहता था। वो सुना था कि भाई बहुत कोई और ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, अपना आगे बढ़ के गया है, साम्राज्य बढ़ाया है, तो मैं भी क्या करूँगा, अपना साम्राज्य को बढ़ाऊंगा। सर कैप्सियन सागर हम भूल रहे हैं सर, थोड़ा बता दीजिए कैप्सियन सागर। कैस्पियन सागर भारत की पूर्वी सीमा पर स्थित है। अब आता है पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी इस योजना के लिए उपयुक्त थी, और यह क्षेत्र अनेक राजतंत्र और कबायली गणतंत्रों में बटा हुआ था, या गणराज्यों में बटा हुआ था, जिन्हें अपने अपने क्षेत्र से लगाव था, और जिन राज्यों पर उनका शासन था उन्हें उन्हें बड़ा गहरा प्रेम था। सिकंदर ने पाया कि इन रजवाड़ों को जितना बड़ा आसान है। क्यों भाई? क्योंकि ये लोग आपस में ही टूटे हुए हैं। इन इलाका में दो सुविख्यात था, एक था पहला तसीला का राजा अम्भी, और दूसरा था पोरस, जिसका राज्य झेलम और चेनाब के बीच में पड़ता था। दोनों एक साथ मिलकर सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक सकते थे, लेकिन वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और ना ही खैबर दर्रे पर कोई निगरानी रख पाए। फलस्वरूप क्या हुआ, सिकंदर खैबर दर्रा से आगे आ गया, और जबकि चाहता तो आम्बी और पोरस मिलकर के रोक सकता था, लेकिन दोनों मिले नहीं। ईरान पर विजय पाने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईस्वी पूर्व में भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीना लगा था। तक्षशिला के शासक आम्बी ने आक्रमणकारी के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। सिकंदर ने अपनी फौजी ताकत बढ़ाई और खजाने में हुई कमी को पूरा किया। झेलम नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पूरस ने किया था। ये आप सभी जानते हैं कि भारत में इकलौता एक ऐसा शासक था जिन्होंने सिकंदर का विरोध किया था बहुत बहादुरी के साथ। उसका नाम क्या था? पूरस था। मगर वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य लौटा दिया और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। किसने? सिकंदर ने। वह पूरब की तरफ भी बढ़ना चाहता था, मगर उसकी फौज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों ने उन्हें धर दबाया था। भारत की गर्म आबो हवा और 10 साल से लगातार विजय अभियान में लगे रहने के कारण वे अब चाह रहे थे घर लौटने के लिए अत्यंत आतुर हो गए थे। बोले अब हम नहीं लड़ सकते राजा जी, हमको माफ़ कीजिए, हम लोग को घर का याद आ रहा है, घर जाएंगे अब हम लोग। और उन्हें सिंधु के किनारे भारतीय स्वराज का भी आभास मिल चुका था कि भारत में भी जो है काफ़ी वीर हैं।
इसलिए उसमें आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं रह गई। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से काफ़ी श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को विशेष रूप से खबर थी कि गंगा के किनारे एक भारी शक्ति है, और साफ तौर पर यह मगध राज्य के बारे में बतलाया गया था। मगध पर किसका शासन था? नंद वंश का शासन था, और उसकी सेना सिकंदर की सेना से बड़ी थी। इसलिए सिकंदर आगे बढ़ने के लिए बार बार अपील करता रह गया, पर यूनानी सैनिक तस्मस नहीं हुए। वे लोग बोले हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तब सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन है और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हारा, अपने ही लोगों से हार मानने को मजबूर हो गया कि भाई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है सैनिक, तो हम लोग क्या करेंगे। अब आता है वापस लौटते हुए सिकंदर ने भारतीय सीमा के अंत तक पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे गणराज्यों को भी पराजित कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने रहा था। कितना महीना? 19 महीना। 326 से 325 ईस्वी पूर्व तक रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसने अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही अवसर मिला, फिर भी उसने कुछ प्रबंध किए। अधिकांश विजित राज्य उनके शासकों को लौटा दिए गए और उनको अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया। अधीनता स्वीकार मतलब जैसे कि मैंने क्या किया, कोई बड़ा सा राज्य मान लेते हैं पाकिस्तान को जीत लिया। अब क्या हुआ, पाकिस्तान के शासक को बोले कि अब तुमको क्या करना होगा, टैक्स देना पड़ेगा हमको, और बदले में तुम शासन कर सकते हो। तो वही चीज़ इन्होंने किया, परंतु उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सा में बांट दिया और यूनानी गवर्नर स्थानीय शासकों के हाथों सौंप दिया। इस क्षेत्र में अपनी सत्ता कायम रखने के उद्देश्य से उसने यहाँ कई नगर बसाए। किसने? सिकंदर ने। और सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। अब आता है सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या क्या हुए। तो सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर दिया। कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। सिकंदर का भारतीय अभियान काफ़ी खूब सफल भी रहा। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा जो ईरान द्वारा जीते गए भूभाग से काफ़ी बड़ा था। मतलब ईरान से भी बड़ा भूभाग यह जीत लिया था। कहाँ पे? भारत में आकर के। ईरान से भी बड़ा सर? हाँ, ईरान से भी बड़ा भारत है। हाँ, ईरान से बड़ा तो भारत है ही, लेकिन उससे भी बड़ा भूभाग जीत लिया था। हाँ बिल्कुल। यह अलग बात है, यूनानी कब्जे वाला भारतीय भूभाग जल्दी ही तत्कालीन मौर्य शासक के कब्जे में चला गया। लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, इसको किसने जीत लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था, आप सभी जानते हैं। इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना। देखो, कहीं ना कहीं अगर आप आक्रमण करने भी आते हैं तो आप अपनी संस्कृति का भी आदान प्रदान करते हैं, तो ये भी हुआ था। सिकंदर के अभियान से 4 भिन्न भिन्न स्थल मार्ग और जल मार्ग के द्वार भी खुले। इससे यूनानी व्यापारी और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। व्यापार की तत्कालीन सुविधा बढ़ने लगी। यद्यपि कहा जाता है कुछ यूनानी सिकंदर के आक्रमण से पहले पश्चिमोत्तर भारत में रहते थे, तथापि आक्रमण के फलस्वरूप इस इलाके में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। यूनानी उपनिवेश मतलब, उपनिवेश का अर्थ होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी अन्य देश पर कब्जा कर लेता है या अन्य राज्य पर कब्जा कर लेता है, तो वह छोटा राज्य जो है शक्तिशाली राष्ट्र का उपनिवेश बन जाता है। वहाँ का वह सारा संसाधन का उपयोग शक्तिशाली राष्ट्र करते हैं। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन थे? काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर बुखेफाल और सिंध में सिकंदरिया। इन क्षेत्रों को बाद में मौर्य प्रशासन ने जीत लिया, पर इन उपनिवेशों का सफाया नहीं किया। कुछ यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के शासनकाल में भी वहीं बने रहे, मैंने यूनानी को, सारा यूनानी को भगाया नहीं। सिकंदर को उस राष्ट्र में महासागर के भूगोल में गहरी दिलचस्पी हो गई, जिसे उसने पहली बार सिंधु के मुहाने पर देखा था। इसलिए उसने अपने नई बेड़े को अपने मित्र निर्याकस, तो अगर पूछा जाए सिकंदर के मित्र का नाम क्या है, तो निर्याकस है, इसके नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक, मुहाना मतलब नदी का सबसे शुरुआती कोना, वहाँ से लेकर समुद्र के तट का पता लगाने के लिए बंदरगाह को ढूंढने के लिए रवाना कर दिया कि इस रास्ता से देखो समुद्र जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, उसका पूरा पता लगाओ। उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास भी लिख छोड़ा है, जिससे हमें भारत में हुई घटनाओं को सिलसिलेवार करने में सहायता भी मिलती है। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने, पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले बैलों के बारे में बताते हैं। यानी उस टाइम में सती प्रथा चलती थी और माँ बाप क्या करते थे, अपने लड़कियों को बेच दिया करते थे। तो जिंदा भी जला दिया। हाँ, जिंदा भी जलाया जाता था, वो भी आप लोग जानते हैं। तो सिकंदर ने वहाँ से 2 लाख बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजे थे। कितना बैल? 2 लाख बैल। बढ़ईगिरी भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी थी। यहाँ पर बढ़ई लोग क्या करते थे, लकड़ी पे काम करते थे।
बढ़ई, रथ, नाव और जहाज बनाते थे। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। मतलब छोटा छोटा राज्य खत्म हो गया, किसके आने से? सिकंदर के आने से। और सुना जाता है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सैन्य तंत्र की कार्य प्रणाली को थोड़ा बहुत देखा था और उसी का वो ज्ञान प्राप्त किया, जिससे नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंकने में इसको सहायता मिली। तो देखिए कुछ मेन पॉइंट भी इसमें लिख दिया है, जैसे उत्तर पूर्वी भारत के राज्य और गणराज्य मगध साम्राज्य में कब मिलाए गए थे? 6ठी शताब्दी में। ईरान के शासक डेरियस ने पंजाब सिंध को कब कब्जा किया? 516 ईसा पूर्व में। यूनानी ने ईरानी साम्राज्य को कब जीता था? 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर कितना महीना भारत में रहा था? 19 महीना रहा था। ईरानी लिपि के द्वारा खरोष्टी लिपि भारत में लाई गई थी कब? 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक। उसी से सब देवनागरी सब बना था उसी से। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो बदलाव हुआ था। तो आप लोग को ये पूरा लिखना और याद करना है। स्टार्टिंग जो आप लोग लिखने का कीजिएगा वो यहाँ से कीजिएगा, सिकंदर का आक्रमण। ठीक है, देखिए एक बार हम शॉर्ट में थोड़ा फिर से बता देते हैं। देखो 4ठी सदी में क्या हुआ था? यूनानी ईरानी के बीच संपर्क हुआ, दोनों में संघर्ष हुआ। और मकदूनिया का वासी कौन था? हाईलाइट कर देते हैं। नहीं, आपको खुद से करना है। आप लोग बीए में आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा अपने से करना पड़ेगा। हल्का फुल्का टिक लगा हुआ है आप लोग के सामने, ठीक है। तो मकदूनिया वासी कौन थे? सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट किया। सिकंदर आगे बढ़ता चला गया और वह भारत के बारे में किससे सुना था? हेरोडोटस से सुना था। हेरोडोटस कौन था? इतिहास का पिता था। वो भारत का पूरा बखान किया था, तो इसी से इसको लगा कि भारत बहुत धनी प्रदेश है, हम जा करके वहाँ पर अपना कब्जा करते हैं, वहाँ से पैसा वैसा ले आएंगे। हेरोडोटस कहाँ का आदमी था? हेरोडोटस यूनान का लेखक था, भारत में इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उसी से सिकंदर सुना और सिकंदर का मन हुआ कि अब भारत में जाके आक्रमण करें। उसके बाद वो योजना बनाया और भारत पर आक्रमण करने चला आया। भारत उस टाइम छोटा छोटा राज्यों में बटा हुआ था, तो सिकंदर के लिए छोटा राज्य इतना बड़ा आसान काम था, तो भैया छोटका छोटका घराते जाओ। उस टाइम में दो को बहुत ज़्यादा फेमस था राजा, एक तक्षशिला का राजा आम्री और दूसरा पोरस का राजा एक झेलम और चेनाब के बीच का राजा पोरस। ये दोनों चाहता तो मिलकर के सिकंदर को रोक सकता था, लेकिन दोनों में पट्टा नहीं था, इसलिए दोनों मिलकर नहीं रोका। सिकंदर आगे बढ़ गया। कहाँ पे आगे बढ़ गया? खैबर दर्रा से आगे बढ़ गया और खैबर दर्रा से आगे बढ़ करके ये अपना स्थिति मजबूत करते चला गया। सिकंदर भारत कब आया था? 326 ईसा पूर्व में आया था। और सिकंदर का बड़ा युद्ध किसके साथ हुआ? तो पोरस राजा के साथ हुआ। हालांकि पोरस राजा हार गया था, पोरस राजा गिरफ्तार हो गया था, लेकिन जब सिकंदर के सामने उसे लाया गया और पोरस को कहा गया आप अपना माथा, तो पोरस ने सिकंदर को कहा कि आप मेरे साथ वैसा ट्रीट कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अब यह सुन करके सिकंदर को भी लगा कि भाई ये कहा कि नहीं हम तो तुमको मार देंगे, तो ऐसी स्थिति में पोरस ने कहा भले मेरा सर कलम करवा दीजिए, लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं। तो फलस्वरूप सिकंदर को काफी अच्छा भी लगा यह सुन करके कि इतने शक्तिशाली राजा भी यहाँ पे मौजूद है। फलस्वरूप सिकंदर ने पोरस से दोस्ती कर ली और पोरस का राज्य लौटा दिया। उसने पूरे भारत, उत्तर भारत पे कब्जा किया था सिकंदर ने, लेकिन पोरस राज्य को छोड़ करके। अब आता है आगे चल करके सिकंदर और आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन उसी का सैनिक बोला कि अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्यों भाई? हम लोग पूरा थक गए, बीमारी उमारी हो गया, 10 साल से लड़ रहे हैं, अब हम लोग कभी घर जाने के मन है, हम लोग घर जाएंगे। और सिकंदर पूरा प्रयास किया, लेकिन आगे ये लोग नहीं जाने चाह। इसका परिणाम क्या हुआ? भारत और यूनान का बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी परंपराएं सामने आई उभर करके। इसके अलावा क्या हुआ? आगे चल करके जब मौर्य शासक आए, तो मौर्य शासक ने छोटे प्रांतों के राजाओं को हटा दिया और बहुत सारी जगह पर क्या हुआ? मौर्य शासकों का कब्जा हो गया, व्यापार के नए रास्ते खुले, बहुत सारे लोग भारत से यूनान और यूनान से भारत व्यापार करने के लिए आने लगे। सिकंदरिया शहर काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, वहाँ पर व्यापार बहुत आसानी से होने लगा। इसके अलावा सिकंदर का एक दोस्त था जिसका नाम निर्याकस है। इसने सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक का पता लगाने के लिए इसको भेजा, बोला कि तुम पता लगाओ कि सिंधु नदी का मुहाना, फरात नदी का मुहाना कैसे पहुंच सकते हैं समुद्र के रास्ते, ये पता लगाओ ताकि व्यापार पता चल सके। उस टाइम का इतिहासकार यह भी बताता है कि उस समय भारत का स्थिति क्या थी, सती प्रथा कैसे चलती थी, गरीब माँ बाप अपने बेटियों को भेज देते थे। उत्तम नस्ल के बैलों का पता चला है। सिकंदर ने 2 लाख बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजा था। कहाँ से? भारत से भेजा था। इस टाइम बढ़ीगिरी बहुत अच्छा काम होता था, बढ़ी लोग बहुत अच्छा रथ नाव जहाज बनाते थे।
अच्छे किए, मैंने कई सब गुलाम किए थे। हाँ, तो बहुत कुछ बदलाव भी आया, ऐसा नहीं है कि किसी के आने से सिर्फ नुकसान ही होता है। बहुत फायदा है इसमें। राजतंत्र सबसे पहले खत्म हो गया। बिल्कुल। छोटे-छोटे राज्य की सत्ता नष्ट हो गई। सिकंदर ने आक्रमण ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य भी इससे बहुत कुछ सीखा और उसी का ज्ञान से वो क्या किया, नंदवंश की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। तो चंद्रगुप्त सिकंदर के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए, ये पूरा आप लोग लिख लीजिएगा।